क्यों? समझ में तो आ गया होगा कि आज मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसकी। तो क्या है ये है अभिनय का तीसरा गियर, यानी कि आहार्य अभिनय, है ना। अब आपको याद होगा, आपने पीछे एपिसोड्स भी देखे होंगे कि हमने कहा था अभिनय के 4 गियर हैं, जिसमें से 2 गियर्स के बारे में हमने बात कर ली, आंगिक अभिनय और वाचिक अभिनय। आज बात हो रही है तीसरे गियर की, आहार्य अभिनय। ठीक है। तो भरत मुनि जी ने जब नाट्य शास्त्र की रचना की तो उन्होंने उसमें इस चीज़ का बेहद ध्यान रखा कि इसमें नाटक से रिलेटेड हर चीज़ का विवरण दिया जाए। उन्होंने बहुत रिसर्च की और हर चीज़ का विवरण इसमें दिया। उनके मुताबिक जब कोई अभिनेता किसी भी किरदार को निभाता है तो खाली उसका अभिनय ही काम नहीं आता, बल्कि उस अभिनेता के मंच पे पहुंचने के बाद जो उसका एटमॉस्फेयर है, जो आसपास की चीज़ें हैं, जो उसकी वेशभूषा है, वो भी उसका साथ निभाती है उस किरदार को सही ढंग से दर्शकों तक पहुंचाने में। इस पार्ट को या इस गियर को भरत मुनि ने कह दिया आहार्य अभिनय। अब उन्होंने इस आहार्य अभिनय को 3 अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट उन्होंने कहा कि भाई ये है पुस्त, यानी मंच सज्जा और जो भी उसमें आप सेट में प्रॉपर्टीज लगाओगे, जो भी आप पर्सनल प्रॉपर्टीज यूज करोगे वो। अब पुस्त सबसे प्रथम भाग क्यों है? अब इमेजिन करो, आप एक दर्शक हो, नाटक देखने के लिए बैठे हुए हैं और पर्दा खुलता है। पर्दा खुलते ही एक सेट या पूरा मंच आपके सामने आता है। आप उस सेट या मंच को देखते ही ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये नाटक किस चीज़ के बारे में है और क्या कहना चाहता है ना। कि उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं या मंच में क्या क्या रखा हुआ है। ये सेट जो है ये एक राजा के महल का सेट लगा हुआ है या किसी बड़े शहर का सेट लगा हुआ है या किसी के घर का सेट लगा हुआ है ना। तो जब पर्दा खुला तो मंच पे आपने जो भी चीज़ें देखी वो आ गई पुस्त में, है ना, प्रॉपर्टीज। अब इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, एक नाटक वेटिंग फॉर गोडो। आप वेटिंग फॉर गोडो देखो तो उसके सेट में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो पेड़, जिस पर एक भी पत्ती नहीं है, सूखा हुआ पेड़ है और वो पेड़ मंच के बीचों बीच रखा हुआ है। तो जैसे ही पर्दा खुलता है तो एक एटमॉस्फेयर बन जाता है कि भैया ये वेटिंग फॉर गोडो हम नाटक देखने वाले हैं, है ना। तो पेड़ तो हो गया, ठीक। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने वेटिंग फॉर गोडो पढ़ा होगा और देखा भी होगा। तो आप उसको अगर ध्यान से देखोगे या ध्यान से पढ़ोगे तो उसे पता लगेगा कि 2 लोग, एस्त्रांगा और व्लादिमीर, एक पेड़ के पास रोज शाम को आके वेट करते हैं या इंतज़ार करते हैं गोदो का। जो आता है या नहीं आता है वो एक अलग बात है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि रोज़ शाम को आके उस पेड़ के पास इंतज़ार करते हैं। तो अब इस शाम को आप कैसे दिखाओगे, या जो नाटक का निर्देशक है वो शाम को कैसे दिखाएगा, बताओ? हाँ, वो दिखाएगा प्रकाश व्यवस्था से। थोड़ा सा कुछ ऑरेंज लाइट दे देगा, या आजकल तो प्रोजेक्टर्स लगने लगे हैं तो प्रोजेक्टर से आप पीछे शायद डूबता हुआ सूरज दिखा दोगे या स्मार्ट लाइट वगैरह लगा देंगे, है ना। तो उससे आप शाम का एक एटमॉस्फेयर दिखा देंगे कि भैया सूरज डूब रहा है और ये वाली लाइट। या आप लाइट के साथ साथ थोड़े से साउंड इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ एक शाम का जो साउंड होता है ना, एक हल्का सा चिड़ियों का या जो भी है वो घर को वापस जा रही हैं वो, तो वो साउंड इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये जितना भी आपने फर्स्ट इफ़ेक्ट देखा
पर्दा खुलते ही, इंक्लूडिंग दैट पेड़, मतलब मनसज्जा और प्रकाश व्यवस्था, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, वो सारा का सारा किस चीज में आ गया? वो सारा का सारा आ गया पुस्त में। ठीक है, देखा कितनी इंपॉर्टेंट है ये, है ना? अब सोचो, अब वहां पे पेड़ ही ना हो या प्रकाश ही ना हो या कोई म्यूजिक आप यूज ना करो या साउंड इफेक्ट यूज ना करो, तो वेटिंग फॉर गोडो देखने में लगेगा यार ये क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो मिसिंग है इसमें। ठीक, तो खाली एक्टिंग इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर पुस्त यानी कि मन सज्जा भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यही मन सज्जा पे अगर हम बात करें तो एक एक नाटक मेरे को और याद आ रहा है, जो हम लोग काफी करते हैं, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो उसमें हम लोग प्रकाश से बहुत खेलते हैं, प्रकाश व्यवस्था से, कि उसमें जैसे नाटक के नाम से ही पता लग रहा है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यानी कि शाम से लेके और सुबह तक का जो एक कहानी है उसको दिखाना है। ठीक, तो हम लोग सेट वेट तो लगा देते हैं, जो नॉर्मल सा सेट होता है कि राजा का एक शैया लगा दी, थोड़ा दिए सजा दिए, है ना? अब दिए सजा दिए, लेकिन भाई जब वो दिए जलते हैं शाम को, जब मैत्रिका का किरदार आता है और उन दियों को जलाता है, तब हमें पता लगता है कि हाँ, ये शाम हो गई है, इसलिए दिए जलना शुरू हो चुके हैं। या प्रकाश में हम करते हैं कि वो थोड़ा सा जो शाम की जो लाली लिए हुए सूरज होता है उसको यूज़ करते हैं, फिर वो धीरे 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 ब्लू होता जाता है और फिर वो कहीं डार्क ब्लू हो जाता है, एकदम ब्लू जो है उसमें ज़्यादा रहता है। फिर वो अगले दिन सुबह होती है तो वो एकदम ब्राइट लाइट आ जाती है और मैत्रिका की लाइन भी है, आलोक प्रकाश उठिए महाराज, सूरज की पहली किरण या सूर्य की पहली किरण, है ना? तो वो लाइट से, वो एटमॉस्फेयर से कैसे पूरा दृश्य चेंज होता है। बहुत बहुत सुंदर नाटक है वो, प्रकाश व्यवस्था और साउंड इफेक्ट के लिए। साउंड इफेक्ट उसमें हम लोग बहुत यूज़ है, जैसे राइटर ने भी साउंड इफेक्ट बहुत अच्छे से यूज़ कर रखे हैं कि नेपथ्य से साउंड आता है कि सूर्य आधा डूब चुका है। ठीक है, तो वो टाइम बता रहे हैं नेपथ्य से, है ना? तो देखो, और कितना मजेदार चीज है ये, है ना? तो अभिनय खाली एक्टिंग नहीं है, खाली किरदार मतलब आप प्रिपेयर करके पहुंच गए और बोल दिया, ऐसा नहीं है, वो पूरा सेटअप है। ठीक, तो अब जैसे हमने मन सज्जा की बात की, तो भरत मुनि साहब ने कहा कि भाई हम मंच पे जो प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको उन्होंने तीन तीन भागों में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट उन्होंने कहा कि ये है वो प्रॉपर्टीज जो संघिम होती हैं। संघिम प्रॉपर्टीज मतलब जो हाथ से बनाई जाती है, जिसमें जो कलाकार है जो भी प्रॉपर्टी को बना रहा है वो हाथ से बनाता है। ठीक, तो वो है संघिम। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो यंत्रों की सहायता से बनाई जाती है ना, कि उसमें मशीनी वर्क होता है, उसमें हम कुछ मतलब यंत्रों का सहारा लेते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टीज आती हैं व्यंजन। और तीसरे प्रकार की है वेस्टिम। वेस्टिम प्रॉपर्टीज या वेस्टिम सेट वो है जिसमें आप अगर हम कहें कि पहले ज़माने में क्या करते थे लोग, कि महल का अगर बहुत बड़ा सेट नहीं मिल रहा है उनको, महल की प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही हैं, तो वो एक पर्दा लगा देते थे पीछे। आप लोगों ने रामलीला में देखा होगा कि पीछे सिर्फ पर्दे चेंज होते हैं, तो वो जो पर्दे हैं ना, वो जो उसको पर्दे लगा दिए और ऐसा ब्लॉक पे लगा दिया, वो है वेस्टिम। वेस्टिम का एक और अच्छा सा उदाहरण आ रहा है कि वेस्टिम में आपने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी होगी, लाइफ ऑफ पाई। तो उसमें जो कहानी है, जो फिल्म जब आप देखते हो तो कहानी है कि भैया एक शेर और एक लड़का वो एक बोट पे फंस गए हैं और पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द चल रही है। लेकिन क्या वो शेर, तो उसको आप वेस्टिम में डाल सकते हो। अपनी इंडियन फिल्म्स में जिसमें बहुत कुछ क्रिएट किया गया है और मिक्स एंड मैच करके फिल्म बनाई गई है, वो है आपकी बाहुबली। तो बाहुबली में बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट्स के थ्रू या वेस्टिम के थ्रू करी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें व्यंजिम से या यांत्रियों से बनाई गई है, कुछ चीज़ें हाथों से भी बनाई गई होंगी, तो इसलिए वो इतना वास्ट लगता है। और एक और फिल्म है जो इतनी नहीं चली थी, लेकिन ना उसके स्पेशल इफेक्ट्स के लिए वो लोगों ने काफ़ी पसंद की थी, वो है रावण।
तो रावण में जो वो पूरा आप देखते हैं कि वो ऐसा क्यूब के ऊपर क्यूब ऐसे चढ़ता चला जाता है और पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो सारा का सारा आता है हमारे वेस्टिन में। ठीक, अब ये तो हो गई हमारी थोड़ी बहुत वेस्टिन, बेल्जियम और संगीम के बारे में बातें। प्रकाश व्यवस्था के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। एक चीज और है यहाँ पे, सजीव। ठीक, तो वापस से फिल्मों से हटके नाटकों की तरफ आते हैं कि जैसे अब आप स्टेज कर रहे हो, है ना, आप नाटक कर रहे हो और आपके नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। अब आषाढ़ के एक दिन में शुरू में एक हिरण का बच्चा दिखाया जाता है जिसको कालिदास जो है ना बड़े प्यार से ऐसे सहला रहे हैं। तो क्या करोगे? हाँ, अब हिरण का बच्चा तो आप पकड़ के लेकर आओगे नहीं, ठीक, और उसको ऐसे प्यार तो करोगे नहीं। पता लगा प्यार कर रहे हैं और हिरण का बच्चा ऐसे फुदका और ऐसा ऑडियंस के बीच में ऐसा 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 कूद रहा है और वहां पे कालिदास भी धोती संभाल के भाग रहे हैं। ठीक, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर काम आता है सजीव। तो ये जो सजीव है उसमें भरत मुनि ने तरीका बताया है, नाट्य शास्त्र में पूरी विधि बताई है कि जब आप किसी प्राणी को स्टेज पर प्रस्तुत कर रहे हैं तो जो उसकी आर्ट है, जो उसकी विधि है, उसको बनाने की जो पूरी विधि है वो सजीव विधि के नाम से उसमें लिखी हुई है और उसमें पूरी विधि है। ठीक, तो वो हिरन सजीव की विधि से बनाया जाएगा और वहाँ क्रिएट किया जाएगा। अब अच्छा, यहाँ पे एक और नाटक की बात करते हैं, लेकिन ये नाटक हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, ये ब्रॉडवे का नाटक है और बड़ा फेमस नाटक है। उस नाटक का नाम है वॉर हॉर्स। आप इस नाटक के कुछ अंश देखिएगा, यूट्यूब पे उपलब्ध है। उस नाटक में एक घोड़ा है और वो घोड़ा असल में सजीव विधि से बनाया गया है या यांत्रिक या व्यजिम विधि से बनाया गया है। वो असली घोड़ा नहीं है, लेकिन देखने में भाई साहब, वो देखने में बिल्कुल असली घोड़ा लगता है। तो ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। लेकिन हम तो टेक्नोलॉजी के दादाजी हैं, तभी तो हमारे भरत मुनि ने पहले ही सब बता दिया था भैया, हजारों साल पहले कि ये करो। देखो वो ब्रॉडवे वाले हमसे ही चुरा चुरा के बना रहे हैं चीजें, हैं। हाँ, तो ये तो हुई पुस्त यानी कि मन सज्जा की बात। अब आहार्य अभिनय में दूसरी चीज आती है अलंकार। अलंकार। अरे यार, फिर से मैं नहीं कहूंगा कि आप 8th 9th की किताबें पढ़ो। यहाँ पर मैं वो वाले हिंदी वो काव्य वाले अलंकारों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अलंकारों का मतलब है आभूषण या ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको पहनकर कोई किरदार या कोई एक्टर किरदार बनता है। ठीक, तो उनको कहते हैं अलंकार, जिसमें आपके वस्त्र विन्यास यानी कॉस्ट्यूम्स आ जाते हैं। अब कॉस्ट्यूम्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी किसी भी किरदार के लिए, आप में से कोई बता सकता है? अरे कैसे बता पाओगे यार, ये कोई इंटरेक्टिव क्लास थोड़ी ना है, ये तो मेरे को ही बोलना है और तुमने सुनना है। तो कॉस्ट्यूम्स कितने इंपॉर्टेंट है? फर्ज करो कि आप एक बहुत फेमस नाटक कर रहे हैं शेक्सपियर का, जिसपे गुलजार साहब ने एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई है और उस नाटक का नाम है कॉमेडी ऑफ एरर्स और फिल्म बनाई है अंगूर। फिल्म या उस नाटक की खासियत क्या है? उस फिल्म और नाटक की खासियत ये है कि उसमें दो जोड़े ऐसे हैं जो जुड़वा हैं। जी हाँ, फिल्म या नाटक का हीरो और उसका नौकर, वो दोनों जुड़वा हैं। अब ये तो भाई प्रॉब्लम है कि नाटक जब आप कर रहे हो कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसमें आप कैसे दिखाओगे कि दो जो लोग हैं वो एक सा दिखते हैं और उनके जो नौकर हैं वो भी एक सा दिखते हैं। तो क्या करेंगे जब हम कॉमेडी ऑफ एरर्स को स्टेज पे दिखाएंगे? आप दो ऐसे एक्टर्स लेंगे जिनकी थोड़ी बहुत हाइट और डील डॉल एक सा हो, है ना, और उन लोगों को, उन सभी लोगों को एक से कपड़े पहना देंगे। तो जब आप एक से कपड़े पहनाएंगे जुड़वों को, तो ऑडियंस समझ जाएगी कि भाई ये दोनों
जुड़वां हैं और वो कुछ हद तक एक दूसरे की तरह दिखने भी लगेंगे। ठीक, तो ये है ये काम है कॉस्ट्यूम्स का या वस्त्र विन्यास का या आभूषणों का। और इसमें जैसे आपने किसी को भिखारी दिखाना है या किसी को राजा दिखाना है ना, तो ये सारा खेल कॉस्ट्यूम्स का ही है। आपके कॉस्ट्यूम्स ही बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भरत मुनि ने एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट की है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोई अभिनेता पूरी तरीके से कॉस्ट्यूम्स पहन के तैयार नहीं हो जाता है, तभी तक वो स्टेज पर नहीं जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पर एक चीज़ और बताओ कि बहुत सारे नए बच्चे होते हैं, नए नए नाटक ग्रुप, थिएटर ग्रुप या नाटकों को ज्वाइन करते हैं, और पहले नाटक वाले दिन जो उनका किरदार है वो घर से ही पहन के आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई तुम घर से क्यों पहन कर आए? सर वो पहन के आ गए, क्या फ़र्क पड़ता है? नो, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप नाट्य शास्त्र को फॉलो करेंगे तो उसमें एक श्लोक है, उस श्लोक का हिंदी अनुवाद ये है कि अभिनेता एक होता है और वो अपने जीवन में किरदार बहुत सारे निभाता है। तो जिस प्रकार से आत्मा शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है, उसी प्रकार से एक एक्टर अपने किरदार को, पुराने किरदार को छोड़कर कॉस्ट्यूम्स धारण करने के बाद एक नए किरदार में चला जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि भैया आप तो आ गए अपना घर से कपड़े वपड़े पहन के, है ना, और मेट्रो में भी आप वही हैं राजा साहब, या आप मेट्रो में भी एकदम आपका कोई विलनिश करेक्टर है तो यहाँ पे मस्सा वस्सा लगा के घूम रहे हो, है ना, तो कैसा लगेगा बताओ, कैसा लगेगा? सब हंसेंगे ना। तो अगर भैया आपने कॉस्ट्यूम पहन के ही आने हैं तो फिर किरदारों में भी आओ, हैं, मस्से से लगा कर आओ ट्रेन में या मेट्रो में या बस में, फिर देखो क्या मज़ा आएगा। कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते हो ना। तो फिर भाई जब नाटक शुरू होने वाला है उससे 2-2.5 घंटा पहले आपको समय दिया जाता है, आप अच्छे से कॉस्ट्यूम पहनिए, मेकअप करिए और तैयार हो जाइए और नए किरदार को पेश करिए। ठीक, तो आगे से कॉस्ट्यूम्स कभी घर से पहन के नहीं आने, और कॉस्ट्यूम्स या आपके कपड़े एकदम सिले हुए, साफ सुथरे, वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोए हुए, सर्फ एक्सेल से या अच्छे से वॉशिंग पाउडर से, और आयरन एकदम प्रेस टिंच हीरो माफिक होने चाहिए, चमकते हुए। ठीक है, तो कॉस्ट्यूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आपका किरदार हो चुका तो आपने उन कॉस्ट्यूम्स को बहुत इज्जत के साथ तय करना है, घर लेकर जाना है, वॉश करना है, दोबारा से आयरन करना है और इनको फिर से सेहत के अच्छे से उस बक्से में डाल देना है। क्योंकि कॉस्ट्यूम्स की इज्जत नहीं करोगे तो भैया वो कॉस्ट्यूम्स भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ठीक, अब भरत मुनि ने कहा आहार्य अभिनय का जो तीसरा पैर है, तीसरा जो स्तंभ है, वो है अंगरचना। अंगरचना यानी कि मेकअप, या भरत मुनि की भाषा में जो हमारे स्किन का कलर है उसको चेंज करना होता है। कैसे चेंज करना होता है, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अगर आप देखोगे कोडियट्टम को। उसमें घंटों घंटों जो आर्टिस्ट हैं वो ऐसा बैठे रहते हैं, उनका मेकअप होता रहता है और वो स्किन का कलर चेंज करते हैं। कुछ किरदारों के कलर हरे होते हैं, कुछ के नीले होते हैं, कुछ के लाल होते हैं। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये है अंगरचना। इसमें मास्क भी आ जाते हैं। अब पहले के ज़माने में जो मास्क बनाए जाते थे, ये बनाए जाते थे बेल के गूदे से। जी हाँ, जो बेल का शरबत होता है ना, उसके गूदे से मास्क बनाए जाते थे। ऐसा पट्टी लगा दी और उस पर गूदा बिछाया, जो कुछ भी है उससे मास्क बनाए जाते थे, उसको सुखा के वो मास्क बनाए जाते थे। कलर ऑफ स्किन तो मैंने बता ही दिया कि कोडियट्टम में अगर आप जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट किरदारों के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। आज की डेट में जब हम अभी ये जो नाटक कर रहे हैं या जो फिल्में कर रहे हैं, इसमें मेकअप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जॉनी डेप साहब।
अगर उनकी आप फिल्में देखो तो आप उनको देखना, वो मेकअप से कितना खेलते हैं। उनकी फिल्में जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखो, आप एडवर्ड सीजर देखो, या आप उनकी फिल्में चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, वो अपने मेकअप के साथ अपने लुक्स को इतना अलग करते हैं कि आज तक बहुत कम लोगों को पता होगा कि भाई जॉनी डेप साहब दिखते कैसा है ना? कि वो मेकअप से कितना खेलते हैं, किरदार को जीवित कर देते हैं। या अभी हाल ही की एक फिल्म है पा। तो पा फिल्म को अगर आपने देखा हो तो बच्चन साहब उस टाइम जब वो फिल्म कर रहे थे तो उनकी उम्र वही 70-72 साल रही होगी, लेकिन उनको किरदार कौन सा करना था कि वो बन रहे थे एक 10-12 साल का बच्चा। तो मेकअप के थ्रू, उसके थ्रू वो कैसे उन्होंने अपनी एज कम करी, या जो भी वो उनको बीमारी थी वो कैसे उसको दिखाया गया, मेकअप करवाते थे और घंटों बैठे रहते थे उस मेकअप को करने के लिए। घंटों, मैंने सुना है कि 6-6 7-7 घंटे उस मेकअप को करने में लग जाता था, और उसके बाद उसको उतारने में 4-5 घंटे लग जाते थे मेकअप को। तो भैया ये जो एक्टिंग है ना, खाली 2 लाइन बोल दी, ऐसा करके बोल दिया, वो नहीं है, और भी बहुत कुछ है। मेकअप इज इन्वॉल्व, ठीक है। अच्छा, एक और जैसे एक मेकअप का एक और अच्छा सा एग्जांपल आ रहा है, बच्चन साहब का एग्जांपल आ रहा है, सत्ते पे सत्ता फिल्म है ना। तो मेकअप सिर्फ आंखों के कलर से उन्होंने खेला है। ये जो बाबू है उसकी उन्होंने कंचा आंखें दिखाई हैं, या थोड़ा लाइट कलर है, और जो मेन हीरो है उसकी काली आंखें नॉर्मल। तो सिर्फ आंखों के कलर से उन्होंने 2 किरदारों को अलग किया है। ये आंखों का कलर शाहरुख खान साहब ने भी बहुत अच्छे से किया बाजीगर फिल्म में। तो जो उसकी ओरिजिनल आंखें होती हैं वो कंचा होती हैं, और उसमें वो कॉन्टेक्ट्स लगाते हैं और आंखों का कलर चेंज करते हैं। तो देखो, एक मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना, मेकअप हो गया, आपका अलंकार हो गया, ये जो पुस्त हो गए, मन सज्जा हो गई, प्रकाश व्यवस्था हो गई, नैपथ्य हो गया, सजीव, ये सारी चीजें मिलाकर एक किरदार को जन्म देती हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े एक्टर्स, अगर आप उनसे बात करोगे कि सर आप इतने बड़े एक्टर हो, इतने अच्छे अच्छे किरदार निभाते हो, वो कैसे कर लेते हो, वो ये कहेंगे कि हम उतनी मेहनत नहीं करते। हमसे ज़्यादा मेहनत वो लोग करते हैं जो इस चीज़ की डिज़ाइनिंग करते हैं, जो हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, जो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, मेकअप मैन हमारे, तो वो उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए कि ये सब चीज़ें एक एक्टर को, एक नॉर्मल से अदना से अभिनेता को एक किरदार बनने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा गियर, आहार्य। तो उम्मीद है कि आगे से आप लोग चाहे कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, यहाँ पर आप छत पर प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जो कुछ भी उपलब्ध है, छोटी सी लाइन है, छोटा सा डायलॉग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आहार्य पे, अपने कॉस्ट्यूम्स पे, अपने मेकअप पे अच्छे से ध्यान दो। ठीक, बाकी अब तो भैया लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, तो क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो तब तक